विज्ञान विषय में अध्याय 3 है, इसका नाम है परमाणु एवं अणु। क्या नाम है? परमाणु एवं अणु। इस विषय में अपन अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व अपन ने रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे और उसके बाद परमाणु क्या है, उसका साइज क्या होता है, माप कितना होता है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि भाई तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक प्रणाली, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली यानी उनको कैसे प्रतीक दिए गए हैं उसके बारे में कभी अध्ययन किया था। उसके आगे की बात अपन पढ़ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए, वैसे तो मित्रों परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि अपन ने जो द्रव्यमान के बारे में भी सुना है, अपन सामान लेने दुकान पर जाते हैं वहाँ कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो गुड़ दे दो, इत्यादि रूप से हम सामान लेते हैं। तो ये हमारे पास में वो 1 किलो का बाट होता है, लेकिन परमाणु इतना सूक्ष्म है कि हम उसे आंखों से देख ही नहीं सकते। इवन माइक्रोस्कोप में भी उसको नहीं देख पाते। तो फिर उसका वजन कैसे ज्ञात करें, उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें? तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया तो परमाणु सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान में समान होते हैं। आप ध्यान रखना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में 6 बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु आता है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान समान होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया तो उसके बाद से वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की ओर अग्रसर हुए। और जब अग्रसर हुए तो जो लवाइडिये का जो रासायनिक संयोजन का नियम था, उसका उपयोग करके रासायनिक संयोजन के नियमों द्वारा उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। ध्यान रखिए, रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग करके उनसे जो यौगिक उत्पन्न हुआ, उन यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान तत्वों के ज्ञात किए गए। अब परमाणु द्रव्यमान जब ज्ञात किए गए तो परमाणु द्रव्यमान इतना सूक्ष्म है, वो ग्राम का भी बहुत 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 छोटा भाग है, हमारी कल्पना से परे है वो। अब आज के पहले जो हमारी जो कल्पना थी वो परमाणु द्रव्यमान के तरफ जा ही नहीं सकती, इतना छोटा उसका परमाणु द्रव्यमान होता है किसी परमाणु का। तो उसके लिए नई इकाई का निर्माण किया गया। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान के लिए AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कौन सी इकाई बनाएगी? एटॉमिक मास यूनिट। और वर्तमान में इस एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड के नाम से जानते हैं, उसका संकेत देते हैं U। वर्तमान में इसका जो इकाई है परमाणु द्रव्यमान की, वह है यूनिफाइड। अब इस यूनिफाइड को परिभाषित करने के लिए यूनिफाइड कितना होता है, देखो हाइड्रोजन का भी इसमें उपयोग किया गया है। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का परमाणु है। हाइड्रोजन जो है वो प्रकृति में सबसे हल्का परमाणु है, सबसे छोटा परमाणु है। तो प्रारंभ में ये माना गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है वह परमाणु द्रव्यमान की इकाई होगी, क्योंकि ग्राम का तो वह बहुत छोटा भाग है, बहुत बहुत बहुत, जहां गिनती खत्म हो जाती है उतने से भी छोटा भाग है। हम जो इकाई राशि सैकड़ा से गिनते हैं ना, ये गिनती खत्म हो जाती है उससे भी छोटा भाग। तो फिर अब उसको नापे कैसे? तो उसके लिए एक अलग
इसी को यूनिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में माना गया। बाद में इसको ऐसा माना गया कि ऑक्सीजन जो परमाणु है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो परमाणु है उससे जब इसको नापते हैं तो ये पूर्ण इकाई के रूप में नहीं आ रहा, तो प्रारंभ में ऐसा तय किया गया कि ऑक्सीजन परमाणु का 1/16वां भाग, ऑक्सीजन का परमाणु होता है जिसका प्रतीक O है, ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसका प्रतीक O है, उस परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का, उसका जो टोटल द्रव्यमान है जितना भी इसका है उसका 16 भाग करो। कितने भाग करें उसका? 16 का भाग लगाने पर 16वां भाग आ जाएगा। वो जितना जो प्राप्त होता है 16वां 1/16वां अंश, उसको AMU माना गया, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी को क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और इसी को ही कहा जाता है, या तो हम इसको AMU, या अभी वर्तमान में इसको ये AMU नहीं कह करके U के नाम से, केवल U, यूनिफाइड के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो प्रारंभ में एक यूनिफाइड बराबर कितना माना गया? 1/16 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। जो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है उसमें 16 का भाग होगा, 16 का भाग होगा, एक परमाणु के द्रव्यमान इतना एक यूनिफाइड माना गया। फिर 1961 में, कब? 1961 में इसको पुनः परिभाषित किया गया। 1961 में इसको फिर से परिभाषित किया गया है, और कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक को कहते हैं कार्बन 12 और एक को कहते हैं कार्बन 14। तो ये जो कार्बन 12 जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, ये बहुत कम मात्रा में होता है कार्बन के अंदर, ठीक है, ना के बराबर। तो ये जो कार्बन 12 है, कार्बन का जो समस्थानिक है, आइसोटोप है, इसका 12वां अंश, जितना एक कार्बन परमाणु का भाग होता है उसका 12वां भाग, उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई माना गया। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में माना गया। क्या किया गया 1961 में? कार्बन 12 के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया इसका अर्थ क्या है? सब स्थानों पर, विश्व में सभी जगहों पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के 1/12वें भाग को, जितना उसका एक परमाणु का भाग होता है उसमें 12 का भाग लगा दिया, इतने भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया। अर्थात एक एटॉमिक मास यूनिट AMU बराबर कार्बन परमाणु के, जहां ऑक्सीजन था ना उसकी जगह ये आ गया कार्बन 1 यूनिफाइड बराबर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां, 1/12वां भाग किसका? कार्बन परमाणु, किसका? कार्बन परमाणु के 1/12वां। C12 जो है उसके जितना द्रव्यमान है उसमें 12 का भाग लगा दें तो उसको एक यूनिफाइड के रूप में माना गया। अब इसके सापेक्ष दूसरे तत्वों का परमाणु भार कैसे ज्ञात करें? तो भाई दूसरे तत्वों का परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुणात्मक रूप में भारी है उतना उसका परमाणु द्रव्यमान। अब इसको क्यों समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है वह कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 यूनिफाइड है। कितना है? 16 यूनिफाइड। क्यों? क्योंकि वह कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें
इसलिए उसका परमाणु द्रव्यमान 16। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान औसत रूप से कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग से 35.5 गुना भारी है। इसलिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान औसत रूप से 35.5 दिया जाता है, क्योंकि क्लोरीन में दो प्रकार के समस्थानिक परमाणु होते हैं, कार्बन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, लेकिन उनका औसत जब लेते हैं तो वो 35.5 है। तो ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में 1961 में कार्बन 12 के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया सार्वभौमिक रूप से। सार्वभौमिक रूप से मतलब यूनिवर्सल रूप से। यूनिवर्सल का अर्थ है पूरे विश्व में। अब अगला अपना बिंदु है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। तो देखो ये जो परमाणु होते हैं, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते। ध्यान देना, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते। अधिकांश के लिए कहा, फिर किनके रह सकते हैं? जो अक्रियाशील गैसें हैं, जिनको हम उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, ऐसी गैसों के परमाणुओं को छोड़ करके शेष सबके परमाणु संयुक्त अवस्था में रहते हैं। या तो अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ करके रहता है, या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इस रूप में रहते हैं, और उसको कहा जाता है अणु। और ये जो अणु आपस में पुंज के रूप में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो हमें उस पदार्थ के बारे में एहसास होता है, वो हमको दिखाई देता है, या छूने पर उसका एहसास होता है। इस रूप में वो हमको पता चलता है कि ये पदार्थ है। यानी अणुओं का पुंज अस्तित्व में आता है तो हम उसको पदार्थ कहते हैं। अब ये जो परमाणु है, इन्होंने आपस में मिलकर के अणु का निर्माण कर दिया। तो अब अणु का क्या अस्तित्व है, अणु कैसे रहता है, अणु क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।